बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु अब तक हम प्रयोगवाद के बारे में 2 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। पहले तो हमने प्रयोगवाद की रूपरेखा के बारे में, उसकी जो संक्षिप्त रूपरेखा है उसके बारे में चर्चा की थी पिछले वीडियो में। उसके बाद में 2 बिंदुओं की हमने समीक्षा की थी, जिसमें प्रयोगवादी साहित्य की प्रस्तावना और प्रयोगवाद का अर्थ और स्वरूप, इसके बारे में पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में प्रयोगवादी जो काव्य है उसका युगीन परिवेश, उसका वातावरण, उसकी परिस्थितियाँ कैसी रही थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा आज प्रयोगवादी साहित्य की युगीन परिस्थितियाँ या युगीन परिवेश है, उस पर हमारा फोकस रहेगा। छात्राएं इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। तो युगीन परिवेश का जिक्र जब आता है तो तत्कालीन समाज के अंदर, देश के अंदर कैसी आर्थिक स्थिति थी, तत्कालीन जो कंडीशन कैसी थी, सामाजिक परिवेश कैसा था, राजनीतिक परिवेश कैसा था, आर्थिक परिवेश कैसा था, साहित्यिक परिवेश किस प्रकार का था, ये सारी बातें क्या है, हम बारी बारी से एक एक परिस्थिति को, स्थिति को हम ध्यान से हम देखेंगे, समझेंगे। कुछ विद्वान हिंदी के प्रयोगवादी काव्य को पाश्चात्य चिंतन और काव्य प्रवृत्तियों से प्रभावित मानते हैं, किंतु विदेशी बीज को आवश्यक जलवायु के बिना स्वदेशी भूमि पर नहीं पनपाया जा सकता है। यानी वातावरण, एटमॉस्फेयर इस तरह का होना चाहिए कि वो जो बीज है वो पनप सके। यही स्थिति विदेशी विचार और काव्य आंदोलन के संबंध में है। प्रयोगवादी काव्य अपनी समसामयिक तथा पूर्व की परिस्थितियों की प्रेरणा से ही उत्पन्न हुआ है। सन 1943 ईस्वी से पूर्व, यानी तार सप्तक से पूर्व, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने प्रगतिवादी काव्य धारा को प्रयोगवाद में बदल दिया। प्रयोगवाद से पहले एक विचारधारा, एक काव्य आंदोलन चला था, जिसे प्रगतिवादी काव्य आंदोलन कहते हैं। तो जिन्होंने प्रगतिवादी काव्य धारा को प्रयोगवाद में बदल दिया, यहाँ प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया जा रहा है। तो नंबर 1, तत्कालीन जो परिस्थिति है, परिवेश है, तत्कालीन वातावरण है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम राजनीतिक परिवेश के बारे में चर्चा कर सकते हैं। युगीन परिवेश में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत की राजनीति संघर्षपूर्ण घटना चक्रों में उलझ गई। संघर्षपूर्ण घटना चक्रों में उलझ गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना का गठन करके सैनिक कार्रवाई से भारत को आज़ाद कराने के लिए संगठित प्रयत्न किए थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की दुर्नीति के विरुद्ध 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया का आह्वान किया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं और अदालतों का बहिष्कार करने में भारतीय जनता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। विदेशी वस्तुओं का
और विदेशी जो अदालतें थी उनका उन्होंने बहिष्कार करवाया। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और उनकी भर्त्सना की गई, बहिष्कार किया गया। तो संपूर्ण भारत की जनता ने क्या है, इस आंदोलन में तन मन धन से साथ दिया था। किसका? गांधी जी का। देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए। यह आंदोलन अनेक स्थानों पर उग्र और हिंसात्मक हो गया। पंडित नेहरू और जयनारायण प्रकाश के नेतृत्व में युवकों ने अपनी क्षमता और शक्ति का उचित प्रयोग किया था। इस समय के जो साहित्यकार समाज में मिसफिट थे, अनफिट थे, वे राजनीति में भी अपना स्थान नहीं बना सके और अपनी कंठाओं में डूब गए। ये बुद्धिजीवी साहित्यकार राजनेताओं से मान्यता की अपेक्षा करते थे कि हमें भी क्या है, मान्यता मिल जाए, इनका सानिध्य मिल जाए, किंतु वह इन्हें नहीं मिली, जिससे अपने आप को स्थापित करने के लिए विचारधाराओं तथा परिस्थितियों का विरोध करने लगे। यह राजनीति की निराशा ही प्रयोगवादी काव्य की पृष्ठभूमि में है। और देखिए, काव्य कुंठाओं से ही ग्रसित रहता है, तभी काव्य का सृजन होता है। अगला हम परिवेश को देखते हैं तो सामाजिक परिवेश तत्कालीन समय में कैसा था। सामाजिक सन 1939-40 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही भारतीय समाज में भी निराशा का संचार हुआ। चारों ओर निराशा व्याप्त हो गई। साहित्यकार का दायित्व ऐसे समय में समाज को भ्रष्टाचार और निराशा से उबारने का हो सकता था। कुछ बुद्धिजीवी साहित्यकार समाज को गतिशील बनाने में भी लगे रहे थे। कुछ लोग समाज की पराजयग्रस्त, कुंठाग्रस्त और खिन्नतापूर्ण स्थिति का ही चित्रण करने में लगे हुए थे, तथा कुछ अन्य साहित्यकार मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक, कुछ साहित्यकार मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक आवरणों में ही अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। एक और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनैतिकता आदि से असंतोष और दूसरी ओर उसके निवारण के प्रयत्नों से असहयोग तथा वस्तु स्थिति को ही सत्य मान लेने की उसकी प्रवृत्ति, दोनों ने मिलकर इस प्रकार के कवियों तथा कलाकारों की स्थिति पर्याप्त उलझा दी। उन्हें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे सारे समाज से कटकर एकाकी से हो गए हो। समाज में उनकी उपयोगिता हीन रह गई हो। सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। जब जो कोई चीज़ उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है तो क्या होता है? विद्रोह होता है, क्रांति होती है। सर्वप्रथम तो उन्होंने अपनी सामाजिक उपयोगिता प्रमाणित करने का प्रयत्न किया, परंतु जब उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक संतोषप्रद सामाजिक परिवेश की मांग की और उसमें भी असफल होने पर परिस्थिति में ही संतोषजनक स्थिति गढ़ने की इच्छा प्रकट की। जैसा चल रहा है उसी के अनुसार व्यक्ति को ढल जाना चाहिए।
इस आशा से शायद समाज व्यवस्था स्वयं भी उनके अनुकूल होकर उन्हें उनका अपेक्षित स्थान दे दे, परंतु अपने सारे प्रयत्नों में विफल यह कभी मध्यम वर्गीय परिस्थितियों में भी संतोषजनक स्थान नहीं बना सका। अब जाए तो जाए कहाँ, स्वयं अपने ही वर्ग द्वारा उपेक्षित हुआ, फलतः एक और तो वह अपने वर्ग से बाह्य रूप से कट गया, दूसरी ओर समाज की झूठी प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के मोह में निम्न वर्ग से नाता नहीं जोड़ सका। उसकी स्थिति त्रसंकुशी हो गई। उसकी मानसिक उलझनें व प्रतिक्रियाएं विविध रूपों में फूटती रही और उनसे नई नई प्रवृत्तियों का जन्म होता रहा। वस्तुतः यही वे कवि और लेखक थे जिनमें से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को जन्म देने और पन पाने का श्रेय प्राप्त करते हैं। आज इतना ही और कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।